Yes, good evening class. Am I audible? Yes, am I audible enough? Hello. Yes, ma'am. Okay, very good evening. Yes, ma'am. Okay, so there are number of participants. Guys, day 1 है आज सभी का या फिर आज रिकॉर्डेड की जगह लाइव देख रहे हैं अपन? हाँ जी स्टूडेंट्स, आज डे 1 है, रिकॉर्डेड की जगह लाइव देखना है? डे 1 है मैम। डे 1 है। ओके, तो किसी स्टूडेंट का डे 1 है, काइंडली रेज योर हैंड। तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं क्लास में चल क्या रहा है। आई गेस मंजुला ने बोला था अभी। ओके, मंजुला एंड देन 090 ऋषभ, राइट? फाइन। सतीश, ओके फाइन। मोनिका, ओके। तो आपका डे 1 है। बता दूं मैं आपको, हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डन किया है। हम बीएसए पे हैं। बीएसए पे हमने जो है कन्फेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। डाइंग डिक्लेरेशन हम लास्ट क्लास में शुरू कर दिए थे, लेकिन इस क्लास में आपको हम ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? किसी का कोई क्वेरी है अभी यहाँ पे? नहीं है? चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी आता है तो काइंडली रेज योर हैंड, ओके ना? अनम्यूट कर, ओके। यस मोनिका एंड देयर समवन एल्स, हैंड रेज किया उन्होंने। यस हाँ जी ऋषभ, हाँ जी बताइए ऋषभ। क्वेश्चन कुछ नहीं है। अच्छा फाइन, चलिए ओके। तो क्लास शुरू करते हैं। अर्श, हमने लास्ट क्लास को कहाँ ड्रॉप किया था बेटा? ब्रीफ करो जरा। मैम स्टार्टिंग ही थी अभी तो। मैम एक लैटिन टर्म आपने बताई थी, नेमो मोरिटस प्रेसुमेटर मेंटायर। A man will not meet his maker. will not meet his maker with a lie in his mouth. चलिए ठीक है, यहीं से क्लास को शुरू करते हैं। देखो, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि भाई जो व्यक्ति जो है बिल्कुल मृत्यु के निकट है ना, बिल्कुल जो व्यक्ति ईश्वर से मिलने जा रहा है, वो व्यक्ति जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। ये हम मान के चलते हैं भाई, है ना? कि अब व्यक्ति इतना भी नहीं घृणित हो जाएगा कि बिल्कुल मरते दम भी झूठ बोल दे। तो ये जो आपके सामने एक मैक्सिम लिखा है, मैक्सिम इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है, इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, या फिर ये किस प्रोविजन से कनेक्टेड है। तो बीएससी के सेक्शन 26 क्लॉज ए और आपके एविडेंस के सेक्शन 32 से ये कनेक्टेड है, जो कहता है कि व्यक्ति जो मरने वाला होता है वो झूठ नहीं बोलता। फाइन। अब डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या और इसका इतना वेटेज क्यों है, हम इसको इतना डिस्कस क्यों करते हैं? देखो, डाइंग डिक्लेरेशन की अगर मैं एडमिसिबल या कहते हैं एविडेंशियरी वैल्यू की बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है ना, वो भाई उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो खुद के लिए रिगार्डिंग जो है अब तो खत्म होने वाला है, तो वो अब उसमें कुछ दिमाग में 3-5 नहीं करेगा, वो जो मैटर होगा वैसा बोल के चला जाएगा। अब मान लीजिए वो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, मान लीजिए वो व्यक्ति बोल ही नहीं पा रहा हो, तो मैंने कल एक केस मेंशन किया था आपके सामने, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है तो वो जेस्चर से, हैंड मूवमेंट से जो भी कुछ कहता है ना, उसको भी डाइंग डिक्लेरेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ तक कहानी जो थी हमने कल डिस्कस की थी। अब आगे चलते हैं, यहीं से आगे चलते हैं। मोनिका, आपका हाथ बेटा हैंड रेज है, क्वेश्चन है या फिर इन जनरल है? तो उसको हैंड डाउन कर लो, मुझे कंफ्यूजन होता है। ओके मैम। ओके, अगर क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करना है ना, तो मैं समझ जाऊंगी ताकि मुझे कहाँ रोकना है। फाइन। चलिए, मेन हमारा मुद्दा आता है कि जब हम सेक्शन 32 या सेक्शन 26 की बात करते हैं तो वो सिंपल कहता है कि जो व्यक्ति प्रेजेंस में नहीं है, जिसकी डेथ होने वाली है ना, वो व्यक्ति जो है, जो विक्टिम है, वो अपने आप में एक आई विटनेस है। जो विक्टिम है ना, वो अपने आप में एक आई विटनेस है। तो अगर हम बात करें कि डाइंग डिक्लेरेशन का के रीजंस क्या है, मैम क्यों एडमिट कर रहे हैं इसको, इतना आप जो है ना इसको क्यों हो हल्ला मचा रहे हो? पहली बात ये है कि हमारा विक्टिम ही जो है वो विटनेस है, पहली बात, ठीक है? दूसरा जो आपने अभी मैक्सिम पढ़ा कि कोई व्यक्ति जो है वो डेथ बेड पे झूठ नहीं बोलेगा। फाइन। अब डाइंग डिक्लेरेशन का एक कॉन्सेप्ट बड़ा बिगड़ता है कि मैम मान लीजिए एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और वो जो है स्टेटमेंट अपना देता है और उसकी मृत्यु नहीं होती है, आप क्या करें? अगर उसकी डेथ नहीं होती है तो अब एक इस स्टेटमेंट का क्या होगा? कोई आइडिया किसी को? ये जो जनाब ए ने जो कहा है इसका हम क्या करेंगे? हाँ जी, वैलिड रहेगा। अरे बात वैलिडिटी की नहीं है, वैलिड रहता है। नहीं, बात वो नहीं है कि वैलिड है कि नहीं है। अब डेथ तो हुई नहीं है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन होगा या नहीं होगा, सवाल ये है। मैम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, बट जो भी उसके स्टेटमेंट्स हैं वो सही माने हैं, क्योंकि वो उसने एप्रीहेंशन ऑफ डेथ में उसने बोला था ये।
चलिए, एक आंसर तो मेरे पास ये आया कि मैम डाइंग डिक्लेरेशन तो ये नहीं होगा क्योंकि बंदा हमारा जिंदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एनीवन एल्स? मोनिका, मंजुला, गुलफाम? हाँ जी, इस स्टेटमेंट का हम करेंगे क्या, ये जो व्यक्ति बोल के आगे बढ़ गया है? बेसिकली देखो, जहां पे सिचुएशन ऐसी आती है कि व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है, वो स्टेटमेंट ऑल्दो डाइंग डिक्लेरेशन यानी 32 या 26 में नहीं आता है बीएसए के, है ना। मैं कंपैरेटिव प्रोविजंस यूज कर रही हूँ तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो एविडेंस के 32 या 26A बीएसए के में काउंट नहीं होगा, लेकिन वो 21 के में आ जाएगा, जो हमने पढ़ा था कि अगर वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो हम उसे डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट करते, तो वहां पे इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बन जाती। लेकिन आप इसे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहोगे, ठीक है, तो उतना वेटेज भी नहीं दोगे, तो उसका वेटेज डीडी के बराबर नहीं होगा। पहली चीज क्लियर है। अब बात ये आती है कि मैम डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड करता कौन है। अर्श, यस, हैंड रेज किया आपने। मैम व्हाट इफ अगर कोई बंदा है उसको कुछ भी इंजरी हुई है, हाँ, या मतलब किसी ने उस पर अटैक करा है एंड उसे एप्रीहेंशन नहीं होता है दैट ही विल डाई और समथिंग, और वो इन बिटवीन स्टेटमेंट देता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को या डॉक्टर को, मतलब हो सकता है उसे पता ना हो, डॉक्टर बोल रहे हो कि हाँ भाई तुम ठीक हो जाओगे, ये है वो है, और मैम उसमें वो कुछ झूठ वगैरह बोल देता है और मैम फिर वो मर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, मतलब हाइपोथेसिस अच्छी बनाई अपन ने, बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया, तुम्हारी कंडीशन को मान के चलते हैं। ये है हमारा ए व्यक्ति, ठीक है। ए व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट XYZ दे दिया। आपका सीधा कहना है कि मैम हम आपके मैक्सिम को निगेट करना चाह रहे हैं, है ना। हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो मरने वाला है लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहा है, ठीक। तो इसका मैं लिंक कर सकती हूँ कि आप ये पूछ रहे हैं कि सोल कन्विक्शन जो है वो हम डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पे कर दें क्या, है ना। इसी बात पे तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्या हम सोल कन्विक्शन डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कर दें, और अगर उसने झूठ बोला हो तो देखो मैंने क्या कहा था, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है। डाइंग डिक्लेरेशन की कहते हैं एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोल कन्विक्शन डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कर देना ये नहीं है रीजनेबल। डाइंग डिक्लेरेशन भी कोरोबोरेशन एक्सेप्ट करती है। अभी हमने एक्चुअली डिस्कस नहीं किया कुशाल राव, शेर सिंह और अनमोल सिंह के जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन अब फॉर एग्जांपल यही तुम्हारे क्वेश्चन में मैं मल्टीपल ऐड कर देती हूँ, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं। अब क्या होगा, मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, अब किस डिक्लेरेशन को मैं एक्सेप्ट कर ले भाई, उसे एक बार लगा। यस ऋषभ, कुछ कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली, जैसे विल के मैटर में होता है ना, अपन थोड़ा सा विल को भी कनेक्ट कर लें यहाँ पे। विल के मैटर में कोई व्यक्ति ने मल्टीपल विल्स बना दिए, है ना, तो अब हम कंफ्यूज हैं, कोर्ट कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है, क्या करेंगे। तो भाई जो रीसेंट की होती है ना, सेम गोज फॉर डाइंग डिक्लेरेशन, जो रीसेंट का होता है उसे हम काउंट करते हैं। फाइन, ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। अब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कौन करता है, तो आ जाइए, मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और डॉक्टर भी रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर की प्रेजेंस इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर आप देखें तो ये केस मैंने शायद आपको करवाया होगा, खुशहाल राव का ही केस है ये, अभी लिखवा दूंगी मैं आपको। खुशहाल राव के केस में उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? कंडीशंस पहली तो आपकी ये होगी कि जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन को, डीडी को जो नोट कर रहा है ना, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा। किसको डिस्क्लोज करेगा? डिक्लेरेंट को, जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है। तो यानी जो व्यक्ति डीडी नोट कर रहा है वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेगा डिक्लेरेंट को, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहा है वो ये देखेगा कि जो व्यक्ति ये डीडी दे रहा है वो मेंटली कैपेबल है कि नहीं है, मेंटली कैपेबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, डाइंग डिक्लेरेशन जो है ना वो अधिकतर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होनी चाहिए, क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होनी चाहिए, क्लियर है। लास्टली जब मैंने डॉक्टर की बात की थी तो मैंने बताया था कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने से पहले ना एक मेडिकल ऑफिसर के थ्रू एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक्वायर किया जाता है। इस मेडिकल सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है या क्यों हम इसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? ये कौन सी बात कर दी मैम आपने, क्यों चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट? हाँ जी,
मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? जबरदस्ती एक और फॉर्मेलिटी आप बढ़ा रहे हो। बेसिकली साउंडनेस को चेक करने के लिए, किसको चेक करने के लिए? साउंडनेस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए हमने मेडिकल सर्टिफिकेट की यहाँ बात की है, ठीक है। जितना हो सके डाइंग डिक्लेरेशन को ना, आप जो डिक्लेरेंट है ना उसके लफ्ज ब लफ्ज या वर्बेटम जो है ना उतना प्रयास करें, डिक्लेरेंट के वर्ड्स में ही जो है उसको नोट डाउन किया जाए, ठीक। कोई ट्यूटरिंग नहीं होनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुशाल राव के केस में कहा गया, ये गाइडलाइंस दी गई हैं, कोई ट्यूटरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब मैं मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन में ना पॉसिबल डिटेल्स नहीं है, पॉसिबल डिटेल्स नहीं है, क्या हम इसको रिजेक्ट कर दें? क्या हम डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दें इस कॉन्सेप्ट से कि उसमें पॉसिबल डिटेल्स नहीं दी गई हैं? तो नहीं, जस्ट बिकॉज पर्टिकुलर डिस्पोजिशन में इस तरह की इनलाइन डिटेल नहीं है, आपको ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा कि व्यक्ति की हालत कैसी है, राइट ना। वो आपको सब थोड़ी ना बताएगा कि क्या खाया था, क्या पिया था, क्या पहन के गए थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, तो आप इस बेसिस पर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, यस नो, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? भाई रिस्पॉन्स देना पड़ता है, ये क्लास मोनोलॉग नहीं होगी, ये डायलॉग रहेगी। यस मैम। चलिए धन्यवाद। तो अब जरा आगे आ जाइए। हाँ, मैंने ये नहीं बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, कोई बताना चाहेगा मुझे? डाइंग डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए? यस, ऋषभ, मोनिका, मंजुला, सौरभ, हेमंत गायब थे कल क्लास से अपन। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। कैसा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में? लिखवाओगे क्या अगले व्यक्ति से? मैम से जो मालिक जो बोल रहा है, जो सुना होगा वो भी उसको फॉर्म में कर लेगा या उसको ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा जी, देखो बेसिकली यहाँ फॉर्म से मैं क्वेश्चन को और क्लियर कर दे रही हूँ। जो डिक्लेरेंट है ना, मैं उसके टर्म्स में बात कर रही थी। तो आपका एक और केस है, इसी के साथ लिख लो, उसमें फॉर्म्स की बात की गई है, केस नंबर 4। ये है आपका कौन सा केस था यार? वो आमिर अली का। यस, यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आमिर अली, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आमिर अली। हाँ जी, इस केस में कहा गया था कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म डाइंग डिक्लेरेशन का हो ये ज़रूरी नहीं है, वो वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जेस्चर्स में भी हो सकती है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी हो सकती है, साइंस के फॉर्म में भी हो सकती है और नरेशंस के फॉर्म में भी हो सकती है। ये सारे फॉर्म पॉसिबल हैं डाइंग डिक्लेरेशन के, यानी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। केस कौन सा है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस आमिर अली। और जो जेस्चर्स के बारे में बात करता है अकेला कि हैंड मूवमेंट या जेस्चर्स का, वो था आपका क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला वाला जो केस था, जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा, वो था, वो सिर्फ जेस्चर्स की बात कर रहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन जेस्चर्स के फॉर्म में भी है। बेसिकली उसमें जो हमारा डिक्लेरेंट था उसका गला थ्रॉट काट दिया गया था, तो वो आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी, तो उसने हैंड जेस्चर से इंडिकेट किया था कि कौन था अक्यूज, है ना, और उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद। तो इसलिए इस केस को हम जेस्चर्स के टर्म में अलग से पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, इन केसेस को नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, है ना। आई मेक यू राइट, डू नॉट वरी, आई मेक यू राइट, बट ये केस के नाम याद रखना ताकि मुझे पता हो कि मैंने कौन से आपको केसेस लिखवाए हैं। फाइन, नोट्स में आपको मिलेगा, बट अपने रनिंग नोट्स में ना इनको पर्टिकुलर मेंशन करिए। चलिए आगे बढ़े क्लास। हाँ जी हेमंत भाई, कल कहाँ थे अपन क्लास से? बीमार था। अच्छा, आज तबीयत ठीक है? मैम बस मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम था बस। अच्छा चलिए ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एग्जाम्स हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। अब एक और पॉइंट, हाँ एफआईआर वाले पॉइंट पर हमें बात करनी थी। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर नोट कराकर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या इस एफआईआर को हम क्या मानेंगे? क्या डीडी मान सकते हैं, हाँ या ना? क्या इस एफआईआर को हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर कर सकते हैं? व्यक्ति की डेथ हो गई है एफआईआर लिखवाने के बाद। हाँ भाई बताओ। क्या किया जाए इस केस में? एफआईआर लिख के बंदे की डेथ हो चुकी है। मोनिका जी अनम्यूट करना चाहेंगी? सौरभ,
हाँ जी, मे भी मैम हो सकता है, मे भी हो सकता है। ऋषभ का पहली बार 50-50 में आंसर है। अच्छा 50-50 आंसर मानूंगी मैं तेरा, अभी रुक जा। ठीक है, मोनिका बेटा तेरी सुरीली आवाज मैंने नहीं सुनी। सौरभ कुमार का कहना है नो, क्या बात है, कैपिटल एन कैपिटल ओ के साथ, बहुत सुंदर। चलिए हर्ष, यस हर्ष, हाँ जी, हर्ष, हेमंत, मंजुला, हाँ बेटा सोच के, जो अनम्यूट करके म्यूट कर रहा है तूने, दिख गया मुझे स्क्रीन पे। हाँ भाई, अरे बताओ, ऐसा ऐसे भी क्या, हम अपन डिस्कस कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक आंसर आ गया 50-50 मेरे पास, सौरभ ने कह दिया बिल्कुल नहीं मानेंगे, और कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है। अरे सोच के तो देखो, बंदा निपट चुका है ना, हमारे पास सिर्फ FIR है, क्या करें हम, स्टेटमेंट तो है हमारे पास उसका। अरे कोई जो है, अर्श कहाँ गया बेटा, अनम्यूट कर। यस मैम। हाँ, क्या करेंगे अपन FIR का? मैम इसे हम कंसिडर कर लेंगे, जैसे अभी आपने एग्जांपल भी दिया था कि कोई बंदा था, उसने स्टेटमेंट दिया और वो बाद में मर गया, और मैंने उसको फिर काउंटर करा था कि मैं उसे पता नहीं था कि वो मर जाएगा, तो हम इसे हम एज एन स्टेटमेंट यहाँ तो उसने FIR फाइल की है यार, कि उसको जो है ना बेसिकली डर है कि फलाना ए व्यक्ति है, ए ने कहा कि भाई बी मुझे जो है ना कंटिन्यूसली धमकियां दे रहा है, मेरे घर आ रहा है, बार बार घर पे आके मुझको डरा डरा के जा रहा है, और ये सब पुलिस में कंप्लेंट करके अगले दिन ए जो है हमारे चले गए। अब तो मैम ये कंसिडर होगी मैम। अच्छा, ये कंसिडर होगी, ओके, ध्यान रखिएगा। ये केस बेसिकली आपको कौन सा मिलता है ये, हाँ 2 केस मिलते हैं, एक 1976 का, एक 1990 का है। के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो ये केस है, के रामचंद्र रेड्डी, ये वाले पार्ट में ना थोड़े से केसेस ज़्यादा आते हैं यार, है ना, मेरी गलती नहीं है, तो इसलिए मुझे बताने पड़ते हैं, बिकॉज मैं अगर लास्ट में सब छोड़ दूंगी ना तो ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भी भूल सकती हूँ, तो वो नुकसान हो जाता है, और कभी कभार केस हमारे सामने ही टकरा जाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का केस है 1976 का। अब यहाँ सुन लो कहानी। इस केस में बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि अगर व्यक्ति इंजर्ड है या FIR लॉन्च करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और FIR में उसने बेसिकली रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस बताई हैं या ट्रांजैक्शंस बताई हैं, है ना, जिससे उसकी डेथ का कॉज हुआ है या हो जाएगी, या इस तरह कोई भी उसने स्टेटमेंट दिया है, तो उसको आप डाइंग डिक्लेरेशन में बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट मानेंगे और कंसिडर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये FIR के रिगार्डिंग है। अब मैं थोड़ा सा परेशान और करती हूँ तुम लोगों को। चलो, कंप्लेंट जो फाइल होती है, अब उसका क्या करें? हाँ जी, कंप्लेंट के रिगार्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन, सेम क्वेश्चन। मैम वो एज इट इज प्रोसीड होगी, अच्छा, एज इट विल प्रोसीड होगी। चलो, एक आंसर आ गया। आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक सिनेरियो बता रही हूँ, फैक्ट्स बता रही हूँ, ध्यान से समझना बिल्कुल। महिला थी, ठीक है, उन्होंने एक कंप्लेंट के मैटर में ही, कंप्लेंट के नेचर में ही अपनी कहानी बताई। अब ये कहानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म के में नहीं है, ठीक है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब कैंसिल है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के सामने उन्होंने ये बात बताई कि कैसे आग लगाई गई वगैरह वगैरह, सारी बात बताई, ठीक। कोई मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ नहीं है। क्या इस कंप्लेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करें, हाँ या ना? सोच के बोलना, जल्दबाजी में ना गड़बड़ मत करना। हाँ जी, बताइए। मैम कॉज ऑफ डेथ क्या है? अरे कॉज ऑफ डेथ है, वो अपने ऊपर उसने केरोसिन डाल दिया था, मतलब बेसिकली एक्यूज जो है ना, उसने नहीं डाला था, एक्यूज ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था, ठीक है, बर्न वाला केस है। क्वेश्चन नाम रिपीट करेंगे? एक क्वेश्चन वापस से रिपीट किया जाता है। ये है हमारी विक्टिम ए, ठीक है, अक्यूज जो है हमारा बी, अक्यूज है, इन्होंने इनके ऊपर डाला था केरोसिन, ठीक है। अब ए का ना तो कोई मेडिकल हुआ है,
ना तो कोई मेडिकल हुआ है, ठीक है, ना इन्होंने जो बात कही वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं हुआ है। अब इन्होंने जो कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को की है, क्या उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं? उनकी डेथ हो गई है उस कंप्लेंट के बाद। यस ऋषभ ने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड यस कहा है, भाई मजा ही आ गया। और बताइए यार, देखो मूक दर्शक बन के मत रहना। मंजुला बेटा डे 1 है तो आप जो है फैक्ट्स के साथ तो आंसर कर सकते हैं। सीपी मीना ने कह दिया यस, चलो वेरी गुड। भाई जरूरी थोड़ी ना वेरी गुड है तो यस सही ही होगा। हाँ भाई मंजुला। यस मैम। बेटा फैक्ट सुने तो थोड़ा सा इनपुट दीजिए। यस मैम, माना जाएगा। माना जाएगा, चलिए एक और यस। कोई ऐसा है जो ना कर रहा है? मेरे मुंह पे बिल्कुल साफ मना। मैम मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉज ऑफ डेथ उससे मेडिकल सर्टिफिकेट जब रहता है तो उसके बाद मैम जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी आता है तो मैम उसमें ही कॉज ऑफ डेथ वगैरह इन्यूमरेट करा जाता है सारी चीजें। हाँ तो कहाँ जा रहा है? रेगुलेशन नहीं होगी तो मैम उसका हम पता कैसे लगाएंगे डेथ किस चीज से हुई है? अरे मैं वहां तक तो गई नहीं ना, मैं तो यहाँ पे उसके स्टेटमेंट उसी कंप्लेंट की बात कर रही हूँ। मैं मेडिकल लाइन में घुसी नहीं रही हूँ, मेडिकल की हुई नहीं। तो उसकी डेथ घर पे हुई है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में भाई साहब, हॉस्पिटल में जो है पुलिस को उसने कंप्लेंट दी है वहीं के वहीं तुरंत, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। मेरे केस की ना जो ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं क्या बताऊं मैं। जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है ये, मैं बता दूं। ये जो फैक्ट्स हैं ये जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के फैक्ट्स हैं, ठीक। अब सुन लो सारी चीज़ें 10 बार सुनने के बाद। बेसिकली आंसर है हाँ, इस कंप्लेंट को आप डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करेंगे, चाहे ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेशन में ना हो, चाहे कोई मेंटल फिटनेस ना हो, है ना। इस केसेस पे आप जो है इसको रिलायबल मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये ध्यान रखिएगा। इस केस का ईयर है अराउंड 1999 का केस है ये, आई गेस 1999 का ही केस है ये। चलिए, तो डाइंग डिक्लेरेशन की रिगार्डिंग कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत भी दिमाग में गया कि नहीं गया, मुझे इतना बता दो बस। हाँ जी गया। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। ऋषभ आपकी भी फर्स्ट क्लास है आई गेस? चलिए ठीक है। हाँ मंजुला बच्चा आपने हैंड रेस किया है, बताइए। मैम जैसे कि डॉवरी डेथ में जो केसेस होते हैं, अगर जो महिला है वो मेंटली अनसाउंड है या फिर कोई जो मैन मेंटली अनसाउंड है और वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? हाँ यहाँ पे आ गया ना, क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया। साउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है। अभी हमने कहाँ पढ़ा था, अभी तो पढ़ के आए थे हम कि साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना। ये सारी ये पूरे हमने जो डिक्लेरेशन पढ़ा था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म वो कहते हैं रिलायबल होती है। अब बात ये आती है कि मैम वो अगर अनसाउंड माइंड की है तो बेटा अनसाउंड माइंड की है तो वहीं पर सबसे बड़ा वेटेज खत्म हो गया, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो गई उसकी। वो डाइंग डिक्लेरेशन का वेटेज बहुत न्यूनतम चला गया। अब अगर कोरोबोरेशन नहीं मिलता है उस डाइंग डिक्लेरेशन को तो उसका वेटेज खारिज हो जाएगा। अगर कोरोबोरेशन नहीं मिलता है लास्ट केस में आपने बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। हाँ जैसे मेंटल सर्टिफिकेट ना हो, मेंटल साउंडनेस का सर्टिफिकेट ना हो तो भी माना जाएगा। बिल्कुल तो क्या इस केस में भी अगर वो मेंटली अनसाउंड निकला या निकली तो क्या वो तभी माना जाएगा? अब इस केस में से यहाँ पे मेंटल नहीं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रही थी मैं। यहाँ पे जो था ना, यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है, और उन्होंने जो कंप्लेंट थी वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करी वहाँ पे हॉस्पिटल में, ठीक। अब आपके केस में अगर वो मेंटली अनसाउंड है ना, ये फैक्ट क्लियर है कि वो मेंटली अनसाउंड है, तो वहां पे उसकी डाइंग डिक्लेरेशन को ना, अब क्या उसी की डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे हम कन्विक्शन कर देंगे तो नहीं होगा, या वहां पे कोरोबोरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देखो एविडेंस इज ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी एंड वेटेज। एविडेंस ना क्रेडिबिलिटी और वेटेज में चलता है। जब हम क्रिमिनल, हमने क्लास 1 में पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट क्यों कर रही हूँ तुम लोग समझ जाओगे। सिविल में क्या होता है, हम कहते प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, है ना। प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि हाँ इतना प्रोबेबिलिटी होगा तो चलेगा। लेकिन क्रिमिनल में हम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाते हैं बेटा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या हो जाएगा कि 99.99% भी नहीं चलेगा। वी नीड 100%। तो अगर 100% वाला सिनेरियो होगा तभी हम जो है वो सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन बनेगा, जहां पे कोई और पॉइंट हो ही ना आर्ग्यूमेंट का, कोई और सर्कमस्टांसेस हो ही ना कि सामने वाला व्यक्ति बच के जा रहा हो। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? यस मैम। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब
ज़रा सेक्शन 26 में ना आपको मिलते हैं बहुत सारे क्लॉजेस। अब यहाँ पे 26A इसका एक पार्ट है, ठीक है, 26A इसका एक पार्ट है। अब आगे 26 आपसे क्या कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान दिया गया, ठीक है, या फिर जो है इंटरेस्ट ऑफ मेकर, व्यक्ति का जो है पर्टिकुलर इंटरेस्ट था उसमें, या कोई पब्लिक राइट या कस्टम क्वेश्चन में है, कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन है, भाई ये इसका बेटा है कि नहीं है, इसकी उम्र इतनी है कि नहीं है, फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड है, फाइन, पब्लिक कस्टम से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों का मैटर है, तो वहां पे ये सब कुछ क्या हो जाएगा आपका, ये रेलेवेंट हो जाएगा। भाई ए ने कहा बी मेरा बेटा है कि नहीं है, तो भाई डॉक्टर ने जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया होगा, जर्नल में मेंशन किया होगा, वो सब कुछ काउंटेबल होगा। ये सेक्शन 26 को मैंने आपको बहुत समराइज वे में ये हेडिंग्स के तौर पे लिखा है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही याद कर लो सिर्फ हेड के बेस पे। रीज़न ये है कि जब क्वेश्चन आता है ना और अपन रिवाइज करने बैठते हैं तो हमें बहुत परेशानी आती है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसमें आपको लगभग, अगर मुझे सही पता है तो 12 से 15 इलस्ट्रेशन दिए गए, है ना। ये 12 से 15 इलस्ट्रेशन मैंने लास्ट क्लासेस में भी कहा है कि एविडेंस हो, चाहे BNSS हो, चाहे BSA हो, कुछ भी हो, आपको सब में इलस्ट्रेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार सेक्शन स्किप कर देना, इलस्ट्रेशन मत करना, मैं लिटरली बोल रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। चलो कहानी को आगे लेके जाते हैं, सेक्शन 27 की तरफ चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अभी चलिए। अब सेक्शन 27 पे आ जाओ जरा। सेक्शन 27 बात करता है अगर किसी व्यक्ति ने, कहाँ गया ये सेक्शन 27, आज क्यों नहीं मिल रहा है हमको, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन, ये रहा, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। आसान भाषा में समझ लो, आसान भाषा में बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है किसी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में, किसी फॉर्मल प्रोसीडिंग में, इस प्रोसीडिंग में वो या तो है नहीं या आ नहीं सकता, है ना, या अगर हम उसे बुलाते हैं तो अननेसेसरी डिले होगा, अननेसेसरी एक्सपेंस आएगा, तो उस केस में हम क्या करें, उस केस में हम उसके उस प्रीवियस स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे और रेलेवेंट मानेंगे। एक चीज़ और, मैंने स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया है आपको, डाइंग डिक्लेरेशन जो है आपका, वो क्या हेयर से एविडेंस कहा जाएगा? हाँ भाई, डाइंग डिक्लेरेशन को क्या हम हेयर से एविडेंस कहेंगे? नो मैम। आहा, क्या बात है, सेम टाइम पे दो आंसर, वेरी गुड। हाँ भाई, नो वाले बताओ और यस वाले बताओ। हाँ जी ऋषभ। मैम होगा, हेयर से एविडेंस होगा, क्योंकि मैम जरूरी नहीं है कि मतलब वो जब भी वो जो स्टेटमेंट है वो जब भी प्रूव करना रहेगा तो किसी ना किसी के मतलब सुना हुआ वो होगा, तो भाई डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं बात समझ गई तुम्हारी, लेकिन यार ये तो बड़ी गलत बात कर दी तुमने। हेयर से एविडेंस अपन कहाँ एंटरटेन करते हैं एविडेंस में? हेयर से एविडेंस अपन कहाँ, सुनी सुनाई बातों पे कहाँ? अभी अपन पढ़ेंगे सेक्शन को कि डायरेक्ट होना चाहिए, जिसने देखा वही बोले कि भाई मैंने देखा, जिसने सुना वही बोले कि मैंने ऐसा सुना या मैंने ऐसा कहा। तो अपन हेयर से एविडेंस को यहाँ एंटरटेन कहाँ करते हैं? yes. काहे का ये सही आंसर दे रहे हो लेकिन एक स्टेटमेंट मिस कर रहे हो। अरे भैया, अरे नहीं रे, कोरोबोरेशन नहीं रे। एक बात बताओ, ड्रेस जेस्टे आपका और डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्शन नहीं है हेयर से एविडेंस के। बेटा राजा भूल गए आप लोग हैं। बेसिकली हम हेयर्स, जनरल रूल ये कहता है, सभी लोग सुन लो ध्यान से, मैं ये पॉइंट बोलना भूल गई थी, जैसे दिमाग में झक्का देर में घुसता है मेरा, है ना। तो मेरा बेसिकली पॉइंट ये है कि एविडेंस में हम हेयर से एविडेंस को एंटरटेन नहीं करते हैं। एक्सेप्शंस हमारे पास दो हैं, एक तो रेस जेस्टे जो था एविडेंस का सेक्शन 6 और BSA का सेक्शन 4, और दूसरा है हमारा डाइंग डिक्लेरेशन। क्योंकि देखा जाए ये दोनों ही हेयर से हैं, लेकिन फिर भी हम इनको एंटरटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति है ही नहीं भैया यहाँ पे। अब वो हेयर से ही है जो से हमारे पास बचा हुआ है ना, उसी की वैलिडिटी है जो हमारे पास बची हुई है। इसलिए ये दोनों एक्सेप्शंस माने जाते हैं हेयर से एविडेंस के, और इसलिए इनको एंटरटेन किया जाता है यहाँ पे। ये पॉइंट मुझसे मिस हो गया था, तो ध्यान रखना। ऑल्दो ये हेयर से में आते हैं बट ये एडमिसिबल हैं और पूरी तरह से इन्हें एंटरटेन किया जा रहा है बिकॉज ये एक्सेप्शन है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? किसी को ऐसा तो नहीं लगा कहाँ से मैम ने ऐसी उल्टी सीधी बात बोल दी जो दिमाग के ऊपर से गुजर गई? हाँ भाई, सौरभ, अर्श, हेमंत, ऋषभ और मंजुला, क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया। सेक्शन 27 पे आ जाए। सेक्शन 27 ही मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गई। सेक्शन 27 बेसिकली एविडेंस अलाउ करता है फॉर्मर प्रोसीडिंग के लेटर प्रोसीडिंग में यूज करने के लिए, है ना। क्यों अलाउ कर रहा है? क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति है या तो वो इसकी डेथ हो चुकी है, विटनेस डेड है हमारा, नहीं मिल रहा, कहाँ गया, ठीक है, एविडेंस देने लायक ही नहीं बचा है, ठीक है, या फिर एडवर्स पार्टी छुपा के रखी है उसको कि आने ही नहीं देंगे तुमको हम, ठीक है, या फिर बहुत समय लग जाएगा, खर्चा वर्चा बहुत हो जाएगा उसको लाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? वहां पे 27 हमसे कहता है कि आप इसके प्रीवियस स्टेटमेंट को या फॉर्मर जो आपका प्रोसीडिंग में यूज किया है उसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आने जाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए अब सेक्शन 27 तक सुनना ध्यान से। सेक्शन 27 तक हमने उन लोगों की बात की जो कि या तो है नहीं या एविडेंस दे नहीं पा रहे, है ना। एक तो हमने कन्फेशन डिस्कस किया, एक हमने उन लोगों की बात की जो है नहीं और एविडेंस नहीं दे पा रहे। अब आ जाता है जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के स्टेटमेंट होते हैं, है ना। इनको थोड़ा सा, ये सिर्फ आपको इनका हेड याद रखना है, मेरी बात मानना, हेड याद रखना यानी इंडेक्स याद रखना, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे अपनी कहानी मत बढ़ाना, ठीक है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती हैं, क्योंकि बात ये है, मैंने आपको क्लास 1 में बताया था 3 से लेकर 50 तक का जो एम्बिट है किसका, बीएसए का, वो सारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है, ठीक है, ये सब रेलेवेंट है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो कन्फेशन और एडमिशन और दुनिया जहाँ की भारी भारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब जो है ना बेसिकली ये वो स्टेटमेंट्स है जिनको हम रेलेवेंट मान के चल रहे हैं, रेलेवेंट मान के चल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा पहली बात आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज होती हैं वो रेलेवेंट है, ठीक है। दूसरी बात आपकी जो ये पब्लिक रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में जो एंट्री होती हैं, जो चार्ट्स होते हैं, जो मैप, अब मैप पे तो क्वेश्चन नहीं उठाते हो ये मैप तो मैम रेलेवेंट कैसे, अरे भाई अगर मैप प्रॉपर, ऐसा भी बात नहीं है, बेसिकली प्रॉपर पब्लिश्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना, उनके द्वारा जनरेटेड मैप है, उनके द्वारा जनरेटेड सर्वेज हैं, एनएसएसओ के सर्वेज हैं, ये सारे बेटा रेलेवेंट होते हैं, है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर बने हुए हैं, भैया क्या बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये सब रेलेवेंट फैक्ट में काउंट होते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट आपके पब्लिक नेचर के टर्म्स में, नोटिफिकेशन आ गए, एक्ट्स आ गए, बुक्स आ गई, ये सारे आपके रेलेवेंट होंगे। यानी मान के चलो 28 से लेके 32 का जो एम्बिट है इसका हेड याद कर लो, लेकिन जरूर से करना क्योंकि एक आध क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, बड़ा पसंद आता है उनको पूछते हैं हम कि रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट किस सेक्शन में है। बेसिकली ये इजी वाला पार्ट कहा जाता है, ये वो पार्ट है जो इजी है, कि इंडेक्सिंग पूछ देना मतलब इजी है, वो तो हम लोग जानते हैं भाई कि कैसे याद कर पाते हैं बच्चे, इजी तो क्या ही देते हैं लोग, ठीक। तो ये सारा पार्ट आपका रेलेवेंट हो जाता है, ठीक। कोर्ट इसमें ये नहीं कहा कि हम इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। अब आता है थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पार्ट कि हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 33, कहीं आपने सुना होगा इसको, है ना, किसी व्यक्ति ने इसको कहीं सुना होगा, कोई ना कोई तो होगा। What evidence to be given when statement form part of a conversation, document, electronic record, book, series of letters or papers। क्या बात कर दी इन्होंने यहाँ पे, देखो जब कोई स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट, मतलब ये एक स्टेटमेंट, ठीक है, इतना इसका एविडेंस देना है हमें, ठीक है, ये किसका पार्ट है, इस पूरे का पार्ट है ये, ठीक है, और ऑफ अ कॉन्वर्जेशन ऑफ पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट और इज कंटेन इन डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक or is contained in part of electronic record or connected series, letters of so much no more of the statement, conversation, document or record or series of book considered necessary in that particular case to full understanding of the nature and of the circumstances under which it is made। बेटा किताब का पन्ना, आसान भाषा में किताब का पेज, कोई मतलब समझा इस बात का? किताब का पेज से क्या मतलब है मैडम? हाँ जी, किताब के पेज से क्या मतलब है मेरा? बेसिकली जब आपको एविडेंस देना है कोई ऐसी चीज़ का जो उसका पार्ट बनती है, अब आप पूरी किताबों को उठा लाओ, है ना, पूरी वॉल्यूम्स को निकाल लाओ, 18-25 वॉल्यूम्स को, उतना मतलब नहीं है। अगर आप उसका वो पेज भी शो ऑफ करते हो ना, पेज और अथॉरिटी आप स्टेट करते हो, तो वो रेलेवेंट मान ली जाती है, ठीक है। जो कन्वर्जेशन का पार्ट है, जो किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है, किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का पार्ट है, तो वो भी मान लिया जाएगा। तो यानी इतना पूरा लाने की जगह अगर इतना पार्ट लेकर आ रहे हो ना, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल है आपका, ये मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसके साथ ये लिख लेना ज़रा, इसके साथ आप मेंशन कर लीजिएगा रेड विद सेक्शन 65, रेड विद सेक्शन 65 को वहां पे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्लियर हुई बात? क्या कहा गया आपसे? हाँ जी,
किसी को डाउट है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ, अगर डाउट हो तो हैंड रेज नो मैम। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। ओके, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट। अब सेक्शन 34 के रिलेवेंट सेक्शन मुझे बताया जाएगा, जो कि आपके अलग अलग जगह से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से भी हो सकते हैं, सीआरपीसी से भी हो सकते हैं। हाँ भाई, पुराने वाले एविडेंस का 40 है, ये मैं बता दूं। प्रीवियस जजमेंट्स रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट ऑफ ट्रायल, सीपीसी का भी कनेक्शन है इससे। हाँ भाई, चलो मैं ही पूछती हूँ, सौरभ, कनेक्टिंग या रेलेवेंट इसके प्रोविजन सीपीसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का और बीएनएसएस का? आप टाइप भी कर सकते हैं तब तक। अर्श, मंजुला, ऋषभ, सभी से ये क्वेश्चन है भाई, बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं पढ़ना है बेटा, कनेक्शन में पढ़ना है। इतना सन्नाटा, ऐसा सवाल पूछ दिया मैंने। मैम ये रेस जुडिकेटा, चलो एक जवाब जो है सभी ने दे दिया, ठीक है, मान लिया मैंने। और बताओ, एक ही कहानी थी बेटा अभी तक बीएनएसएस भी बताना है। मैम ये सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में भी था। ये रेस्ट सब्जेक्ट जिसने बोला है ना, वो तैयार रहे बिल्कुल, अभी यार उससे सवाल करने वाली हूँ मैं। सीआरपीसी में कौन सा है बेटा सेक्शन? 300 था मैम। 300 था, तो बेटा बीएनएसएस का हो गया तुम्हारा ये 337, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी बता दो मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 20 में है मैम। सेक्शन तो है ही नहीं बेटा। 20 क्लॉज 3। अरे क्लॉज 3 नहीं, क्लॉज 3 नहीं, क्लॉज 3 गलत है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है क्लॉज 3। क्या कर रहे हैं अपन, पेपर सिर पे है। 20 क्लॉज 2। हाँ 20 क्लॉज 2। चलो ठीक है, अब सुन लो ध्यान से। अब सेक्शन 34 आपसे या 40 एविडेंस का क्या कहता है? बेसिकली अगर आपने जो रेस जुडिकाटा, ये सेक्शन 11 आपका रेस जुडिकाटा का है, इनका रिलेवेंस दिया है, ऑलरेडी आपका मैटर डिसाइड हो चुका है ना, तो आप सब्सिक्वेंट सूट उसी सेम मैटर्स पे सेम पार्टीज के साथ नहीं लेकर आ सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? ऑलरेडी जो मैटर डिसाइड हो चुका है, तो 40 जो है ना, वो प्रीवियस जजमेंट जो है आपके, वो सब्सिक्वेंट सूट को बार कर देंगे, ठीक है? प्रीवियस जजमेंट, हाँ डिपेंड करता है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट का होना चाहिए जो प्रीवियस जजमेंट है ना, पार्टीज जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें रेलेवेंट होती है। फाइन, अगर ऐसा है तो फिर आप सेम मैटर्स पे सेम पार्टीज के द्वारा जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते। अपील्स की बात नहीं कर रहा है ये सेम कैटेगरी ऑफ कोर्ट की बात कर रहा है। क्लियर है? 34 क्लियर है भाई? ठीक, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो और पैरेलल लिटिगेशंस ना चलें, इसलिए सेक्शन 34 उर्फ 40 एविडेंस एक्ट को रखा गया है यहाँ पे। इतनी बात मैं क्लियर समझ के चल रही हूँ, है ना? चलो ठीक है। अब आ जाओ रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट्स। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका, इसमें किस किसका नाम लिया गया है देख लिया जाए, एक मिनट। प्रोबेट हो गया, एडमिरल्टी हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया और इंसॉल्वेंसी हो गया। ठीक, पम्मी को याद रखो, आपका पता नहीं मेरी कलीग है एक, है ना, तो ये सेक्शन जो है उसके भरोसे याद हो जाता है। यहाँ बेसिकली क्या कह रहे हैं, कोई भी फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल की जो कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी या इंसॉल्वेंसी ज्यूरिडिक्शन को डील करती है, विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी लीगल कैरेक्टर या लीगल टाइटल, ठीक है, या किसी पर्सन को आप एंटाइटल डिक्लेयर कर दे रहे हो, है ना, डिक्लेरेशन दे रहे हो, वो सब कुछ रिलेवेंट हो जाता है। अब ये जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो बेटा है वो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में आ जाता है। ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट आ गया, ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू कोई कैरेक्टर आपने डिक्लेयर किया हो, विद रिस्पेक्ट टू आपने कोई टाइटल डिक्लेयर किया हो, ये फलाना चीज़ इस व्यक्ति की है, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ में आ जाती है अंडर सेक्शन 35। ओके, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा जुरिडिक्शन की बात की गई है ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो है ना पसंदीदा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो पूछ लेते हैं। तो कहते हैं प्रोबेट हो गया, मैट्रिमोनी कहते हैं एडमिरल्टी हो गया, मैट्रिमोनी हो गया और इंसॉल्वेंसी हो गया, ये 4 टर्म्स में ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे, एक आध गायब कर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर करके। तो नॉट वाला क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी संभावना है, और इसलिए इन 4 मैटर्स को याद रखिएगा बस। इसमें आपका रिलेवेंट। अर्श ने हैंड रेज किया, बेटा बता। मैम ये एडमिरल्टी क्या होता है मैम? अरे बेटा मरीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, मरीन, ठीक।
चलिए ये पम्मी याद रखना बस, इसमें क्वेश्चन फिक्स है, इसका क्वेश्चन आना फिक्स है कि वो पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जुरिडिक्शन। ठीक है, तो आपको ये 4 जुरिडिक्शन दिए इसमें, उसके अलावा 5वें पर टिक करके आए, तो ऐसी मेरी शक्ल याद रख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो अब 36 की बात करें, रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स। अरे रुक जाओ, 35 एविडेंस का कौन सा था, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, पूछ लूँ मैं फिर भी। हाँ भाई, हाँ जी, एविडेंस का कौन सा था 35? 39 मैम। गलत जवाब बेटा। जब मैं तुझे 1 घंटे से बता रही हूँ कि ये एविडेंस का 40 है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हाँ भाई 41। मैं इसलिए तुम लोगों को कनेक्टिविटी में कर रही हूँ कि अगर, वैसे तो चांसेस कम है, डरना मत मेरी बात से, एक आध क्वेश्चन कंपैरिजन का आ गया या मैचअप का आ गया तो आप जो है तुरंत अपना पेन ना छोड़ दें हाथ से, है ना। तो इसलिए मैं बार बार तुमको कनेक्टिविटी में बता रही हूँ कि 40 इसका है, 41 उसका है। क्यों? क्योंकि एक भी मैच द फॉलोइंग आ गया तो वहाँ आप लोग परेशान हो जाओगे। वैसे आने की संभावनाएं कम है, लेकिन संभावनाएं कम होना और संभावनाएं ना होना में अंतर हो जाता है। ठीक है, इसलिए बार बार कंपैरिजन में आपको पढ़ाया जा रहा है। चलो 36 बात करता है रिलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिग्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। यानी 35 में आपके जो भी मेंशन है पम्मी, उनको हटाकर, ठीक है, जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35 आर रिलेवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। अगर आप पब्लिक नेचर के मैटर से एंटरटेन हो रहे हैं तो वो रिलेवेंट हो जाएंगे, ऑल्दो वो 35 के एम्बिट से बाहर है। वो सारे जुरिडिक्शन जो 35 में है वो अलग है, 35 के एम्बिट से बाहर है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या बेटा? सच जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। उन्हें हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान रहे हैं, ये ध्यान रखना। 35 में हम कंक्लूसिव प्रूफ मान रहे हैं, 36 में हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मान रहे हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, ठीक है? क्लियर है? चलिए ठीक है। अब 37 जजमेंट्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35, 36 व्हेन रिलेवेंट। अब ये अलग बात कर रहे हैं। जजमेंट, ऑर्डर्स या डिक्रीज जो भी आपकी 34, 35, 36 में आप कहते पढ़कर आए हो आर रिलेवेंट अनलेस एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू, ओहो रॉन्ग पेन, is a fact in issue or is relevant under some other provision of this अधिनियम। क्या कहना चाह रहे हैं? कोई समझाने का प्रयास करना चाहेगा? जनरल, हाँ जी, कोई व्यक्ति जो है सेक्शन 37 समझाने का प्रयास करना चाहेगा? अरे इलस्ट्रेशन सामने है, अरे कैसे काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई हेमंत बेटा, तेरी आवाज आज कम आई है क्लास में। जो काम ओके कोल्ड है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सौरभ, मंजुला, ऋषभ, अर्श, हम जो भी 34, 35 और 36 में जो मेंशन नहीं है उनके अलावा सिर्फ वही जो भी जजमेंट से रिलेवेंट माने जाएंगे जो फैक्ट इन इशू है, बस, और रिलेवेंट है, या तो और कोई नहीं माने जाएंगे। अच्छा जी, चलो इलस्ट्रेशन बी देख लो जरा। बेसिकली बी कहता है ए ने प्रोसिक्यूट किया है बी को फॉर स्टीलिंग काउ। ठीक है, तुमने मेरी गाय चुराई है। गाय कहाँ है? ये रही। अब देखो मेरी ड्राइंग है बहुत ख़राब, यही है गाय, मान के चलो यार, ठीक है, यही है बस। तो ए ने जो है बी को प्रोसिक्यूट किया है कि भाई तुमने मेरी गाय चुराई है। ठीक, बी इज कन्विक्टेड, कन्विक्ट हो गया, बात खत्म। ए आफ्टरवर्ड सूज सी फॉर द काउ। ठीक है, बी ने बाद में क्या किया ना, वो जो गाय थी वो सी को बेच दी। ठीक है, बी तो कन्विक्ट हो गया, अब ए ने बाद में सी को स्यू किया है। ठीक है, गाय के लिए सेम मैटर है। एज बिटवीन ए एंड सी जो जजमेंट आया है ए एंड बी का, वो रिलेवेंट होगा या इररिलेवेंट होगा? अब ये क्लास वही आंसर कर पाएगा जिसने कल की क्लास अटेंड की है। बेसिकली ये इररिलेवेंट होगा, ये इररिलेवेंट होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये परेशान करते हैं। देखो ए और बी के मैटर में बी को कन्विक्ट कर दिया गया, बी उससे पहले गाय सी को बेच चुका था। अब ए और सी के मैटर में वो बी का कन्विक्शन जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी का एक दूसरा इलस्ट्रेशन देख लो। ए ने एक डिक्री ऑब्टेन की फॉर पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी, है ना, ए वर्सेस बी का मैटर है अब, ठीक है। सी जो बी का बेटा है वो ए का मर्डर करता है, ठीक है। जो एग्जिस्टेंस है ऑफ जजमेंट, है ना, जो जजमेंट ये डिक्री का आया था वो रेलेवेंट होगा। क्यों यहाँ पे? क्योंकि वो मोटिव दिखा रहा है कि भैया आपके अगेंस्ट ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट था, उस जजमेंट्स को जो है आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अन्याय हो गया आपके साथ, तो आपने जो है एक ही हत्या कर दी, आपने एक ही हत्या कर दी। आपका मोटिव दिखाने के लिए यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाएगा। इसलिए कहा है इलस्ट्रेशंस पे नज़र डाल के रखना, इलस्ट्रेशंस गायब होंगे, कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई है, फिर हम ओपिनियंस की तरफ जाएंगे। एक बार रिवीजन जरूर करें। यस मंजुला। मैम जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपने बताया कि बी का जजमेंट इररिलेवेंट क्यों होगा मैम? क्योंकि गिल्टी तो वही है ना, क्योंकि उसने चोरी किया, उसने तो हम मना कहाँ कर रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं है। केस तो ए और सी के बीच में था, ए और बी का केस हो चुका ओवर, बी कन्विक्ट हो चुका, खत्म कहानी, ठीक है। अब केस ए और सी के बीच में है, तो जो बी का कन्विक्शन हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा मैम, बिकॉज़ सी इज इन पोजीशन ऑफ द स्टोलन गुड। अरे काहे का स्टोलन? उसने तो परचेज की है मैम, उसे थोड़ी पता था कि वो मतलब उसने परचेज करी थी। हाँ, उसे थोड़ी ना पता था कि स्टोलन है। उसने तो ये बेटा विदाउट कंसिडरेशन का कहते पेमेंट तो था नहीं, या परचेज तो था नहीं, यानी पैसा देके उसने जो है गुड फेथ में परचेज किया है। अब ए ने बी को कन्विक्ट किया, यहाँ पे इसको हम इररिलेवेंट कंसीडर करते हैं। वो तो इररिलेवेंट होगा ना कि उसने जो है वो परचेज करी है या फ्री में ली है। यस, तो यहाँ पे हम इस वाले जजमेंट को इररिलेवेंट कह रहे हैं भैया, इस वाले जजमेंट को इररिलेवेंट कह रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा। ओके, ये दो है बेटा, वो एक मैटर नहीं है, दो मैटर, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए आगे चले। इसके बाद हमें ओपिनियन शुरू करना है। एक सेक्शन 38 और देख लेते हैं, प्यारा सा है। फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। हाँ भाई, एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग में शो दैट एनी जजमेंट, ठीक है, ऑर्डर, डिक्री which is relevant under 34, 35, 36 which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion। भाई देख लीजिए, अगर वैसे तो हमने 34, 35, 36 के रिगार्डिंग कंक्लूसिव प्रूफ की बात की थी, है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर ये जो जजमेंट डिलीवर हुआ है वो कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं था या फिर किसी फ्रॉड के थ्रू हुआ है ये सिस्टम, तो वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है ना वो ये शो कर सकती है कि भाई ये जो है धोखाधड़ी का मैटर है। सर आप कंक्लूसिव प्रूफ कैसे कह लोगे इसको, है ना, क्योंकि ये तो मैटर जो है पूरा फ्रॉड के थ्रू आया है। तो 38 ये पावर आपको दे देता है, इतनी पावर आपको दे देता है बेचारा 38, ठीक है। अब एक काम करना, 38 के पास ना ये थोड़ा सा रेलेवेंट कम है, लेकिन लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कभी पढ़ोगे जब तुम लोग तो कनेक्शन मिल जाएगा तुम्हें डायरेक्ट में ही। एक काम करो, इसके साथ लिख लो रेड विद BNS का लिखो आप 245 और 247 और BNSS का लिख लो आप 506 नहीं 507। इरेगुलरिटीज की जो बात करता है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये BNS के 245 और 247 जो है, किसी को याद है BNS के 245 247 क्या कहते हैं? चलिए एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेड विद लिख लो, इतने रिलेवेंट नहीं, बट हाँ जब पढ़ोगे तुम्हें तो कनेक्शन कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो ठीक है, अब ज़रा हम ओपिनियंस की कहानी शुरू करें। पहले मुझे बता दो, क्लास में जितने भी बच्चे अभी हैं, क्लास में कुछ भी दिमाग में जा रहा है या सब ऊपर से जा रहा है ना, तो मैं अपने टेक्निक को थोड़ा चेंज करूँ। ऐसा ना हो कि अपन क्लास के बाद उठें और अपने दिमाग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाओ, वो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई मतलब नहीं है फिर उस चीज़ का। चलिए सवाल पहले आएगा मंजुला से। मंजुला बेटा बताओ। हाँ जी मंजुला जी। मैम समझ में आ रहा है। मंजुला जरा अपना एजुकेशन प्रोफाइल बताओ बेटा। आपका आज डे 1 है, आपका इंट्रो नहीं लिया गया क्लास में। मैम मेरा MSc LLB है। ओके। और मैम अभी मैंने CJ का पेपर दिया हुआ है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? मैं MP से हूँ मैम। MP से कहाँ? भोपाल। MP से भोपाल। ओके, तो अभी आप करंट में क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो?
यस मैम, प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ ही मैम एपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। ओके, तो मंजुला आपका फीडबैक क्या समझ में आया आज क्लास में? यस मैम, कुछ समझ में आया मैम। समझ में आया। तो ओपिनियंस को हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ओपिनियंस को मैं कल ही स्टार्ट करूंगी, है ना, एकदम से इतना हैफाजत नहीं करूंगी। सौरभ बेटा अनम्यूट करो अगर कर सकते हो तो। यस मैम। हाँ जी सौरभ, अपना जरा एजुकेशन प्रोफाइल बताइए बेटा। Actually, I am from Patna, Bihar, and I have completed my BA and BONS degree from Chanakya National Law University. ओके, कब किया था बेटा कंप्लीट? This year only. ओके, अरे क्या बात है। चलिए, तो आपका अभी क्या है, प्रैक्टिस में स्टार्ट हो गया है? No ma'am, I am currently preparing for APO examinations. अच्छा, एपीओ के बाद प्रैक्टिस में उतरोगे। 3 साल का रूल लग चुका है बेटा, उतरना ही पड़ेगा, देखो भली लगे या बुरी लगे। अरे बार का आपने फॉर्म भर दिया? मेरे हिसाब से बार का भी फॉर्म निकल आया है। यस मैम, हाँ, एआईबी का भी आई गेस रीसेंट नोटिफिकेशन है, 2 महीने हैं, थोड़ा सा जम के मेहनत कर लो अभी अच्छे से, क्योंकि अब एआईबी इतना इजी नहीं रह गया है जो एक टाइम पे था, हुआ करता था। अब थोड़ा सा पढ़ाई उसमें ज़्यादा लगती है। चलिए सौरभ, क्या समझ में आया क्लास में, क्या ऊपर से गया? No ma'am, everything is clear ma'am. क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा। Yes, मेरी क्लास का बेसिकली टाइमिंग 5 to 6 होता है। क्लास के टाइमिंग्स अगर स्विच होंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इससे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो चुका है बेटा, तो अपने टाइम को मैनेज करते हो उसके लेक्चर्स को डन कर लो, है ना, जितना उसमें पढ़ाया है वो पर्याप्त है आपके लिए। फाइन, अगर कोई डाउट निकलता है तो क्लास के एंड में आप पिंग कर सकते हो या ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं उसे अगली क्लास में डील कर लूँगा। ओके, चलिए। Yes ma'am. हेमंत बेटा, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखो। आज की क्लास क्लियर हुई? Yes ma'am. क्लियर है? थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते चलो, पढ़ाई करते चलो। और अर्श, हाँ अब तू बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? यस मैम, क्लियर है। Clear और है? मैम ये क्या कहते हैं, ये सेक्शन 38 है, ये 245 जो है बात करता है मैम इसी की, कि कोई भी फॉल्स एविडेंस अगर कोर्ट में देता है किसी भी डिग्री लेने के लिए, फ्रॉडुलेंटली सफरिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, ये 245 है। और 246 है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम्स इन कोर्ट। 247 है फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू। अच्छा, तो 245 247 आपको फ्रॉड की रिगार्डिंग बात करते हैं, इसलिए मैंने लिंक किया था इन दोनों प्रोविजन को। और 507 आपका इरेगुलरिटीज जो विशिएट करती थी प्रोसीडिंग्स, उनके रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है? तो ये दो आपको, ये 3 प्रोविजंस मैंने लिंक कराए हैं। एक्चुअली इससे क्या है ना, याद होते जाते हैं वो वाले प्रोविजन भी, तो दिमाग में रहता है, इसलिए मैंने लिंक कराए थे। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि बिल्कुल रेक्टिफाई करो। फाइन, कल हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट स्टार्ट करेंगे, आज नहीं शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लास में आने के 2 नियम हैं। एक, आपका माइक और वीडियो ऑफ रहेगा, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब अनम्यूट होगा। दूसरा, कॉपी पेन साथ में रखिया कीजिए, क्योंकि मैं ना कुछ रनिंग नोट्स दिखाती हूँ, कुछ मुझे केसेस याद आ जाते हैं भूले बिसरे, मैं नोट करा देती हूँ। कभी कभार वो क्वेश्चन में सामने आ जाते हैं पेपर में, तो हमें खुशी हो जाती है, हम जो है गदगद हो जाते हैं बिल्कुल, तो इसलिए आपसे कहा है। और दूसरा, होमवर्क करके आइए, मतलब हम 39 कल से शुरू करेंगे, तो मेरा आप लोगों से ना रिक्वेस्ट रहेगा 38 तक एक बार रीडिंग करके ज़रूर आ जाना, है ना, इलस्ट्रेशंस के साथ में। इलस्ट्रेशन है ना, पराया धन नहीं है, छोड़ दें अपन। इलस्ट्रेशन के साथ में आपको जो है पढ़कर आना है, हर एक्ट के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये मेरा जनरल गाइडलाइन था आपसे। आप किसी को कोई समस्या है तो बता सकते हैं आप, अन्यथा क्लास यहाँ पे जो है वो आज के लिए संपूर्ण होती हुई। हाँ जी, कोई क्वेरी, डाउट? हाँ जी ऋषभ, आपका भी आज डे 1 था, आपका एजुकेशन प्रोफाइल बताओ भाई, सबका इंट्रोडक्शन हो गया? मैम मैंने एलएलबी किया हुआ है, एलएलएम किया हुआ है। ठीक है, कब किया हुआ है बेटा? मैम 2022 में एलएलएम बताओ तो, और अभी मैम लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस हो गई, चलो बहुत बढ़िया है। तो फिर आप इस एग्जाम के अलावा और क्या प्रिपेयर कर रहे हो? जुडिशरी प्रिपेयर कर रहे हो? यस मैम। चलो बहुत बहुत शानदार। जुडिशरी एंड यूपी एपीओ। अच्छा, यूपी एपीओ, तो सीबीआई पीबी का भी एग्जाम वो भरा होगा ना? मैम वो फॉर्म मिस हो गया मुझसे। वो फॉर्म मिस हो गया? कैसे मिस हो गया? अरे क्या करते हो तुम लोग। चलो कोई ना, अगर मिस भी हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज, अभी एमपी एडीपीओ भी आ रहा है आपका दिसंबर में ना, सुना तो है ही कि वैकेंसीज अच्छी खासी आ रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोग की पढ़ाई अपनी अपडेट करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप अदर प्रोफेशन में हैं, वर्किंग भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई को प्रॉपर टाइमिंग दीजिए। बेयर एक्ट और इलस्ट्रेशन को जो है रेक्टिफाई कर लो, चिपका लो, खा जाओ, मुझे मतलब नहीं है ना, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहता है। प्री के पर्पज़ के लिए बात कर रही हूँ मैं अभी, है ना।
तो इस हिसाब से हमारी क्लास को हम यहाँ संपूर्ण करते हैं। क्लास की जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप नेक्स्ट क्लास में रेज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे पोस्ट भी कर सकते हैं। पुराने लेक्चर्स को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए तो मैं आपके डाउट रिजॉल्व कर पाऊंगी, है ना, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इतना ईजी भी नहीं है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे। गुड बाय एवरीवन।